स्टूडेंट्स, वेलकम टू मीशा टीचर्स। मैं हूं मीशा मैम आप सभी के साथ। और चैप्टर शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं मैंने ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको चैप्टर का थोड़ा बताऊंगी इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आप सबका सपोर्ट देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमारा जो यूट्यूब फैमिली है ये रोज़ ग्रो कर रहा है और इसीलिए मैंने सोचा है मैं आप सभी के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें लाऊंगी। जैसे ये 4 जो चीज़ें हैं ये स्पेशल मैंने सोची हैं, पर ये मैं तब लाऊंगी, अभी हमारी फैमिली जो है बड़ी छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है। तो मैं जो सोच रही हूँ, मैंने सोचा है कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं और MCQs जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, इसका मैं वीडियो बनाऊंगी। बट मैं तब बनाऊंगी जब हमारे एटलीस्ट 800 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ताकि ज़्यादा लोग हों और ज़्यादा जो लोग हैं उनको इसका फ़ायदा हो सके। 900 सब्सक्राइबर्स पे जो है मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊंगी। इसको फिर जो है हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन और MCQs के साथ भी लिंक कर देंगे। तो दिस विल बी एट 900 सब्सक्राइबर्स। एंड जब हमारे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपके लिए आपकी जो सेकंड बुक है, यानी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाली जो बुक है, इस पे हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। जिससे आपकी जो भी सारी दिक्कतें हैं, ये जो आप मुझसे बार बार कमेंट में बोलते रहते हो बनाने के लिए, ये सारी आपकी मैं कवर करा दूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। जो मैं बोलना चाह रही हूँ ये है कि आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो और हम धीरे धीरे मिलके सारा जो भी चीज़ें हैं वो सारी हम कवर कर देंगे। बस इतनी छोटी सी हेल्प मुझे चाहिए कि आप लोग जो माइलस्टोन मैंने दिए ये मेरी कवर करा दें, जिससे मैं जो है आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूँ। ओके, अब ये बात हो गई है, तो अब हम आते हैं चैप्टर पे, यानी हम अपने चैप्टर पे अब क्या है फोकस करते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं। यानी चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो पैकेज टूर है उसकी कॉस्टिंग कैसे होती है। यानी पूरा चैप्टर जो है बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा ये इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, कॉस्टिंग के ऊपर बेस्ड है। किस तरीके की कॉस्टिंग होती है, कैसी कॉस्टिंग होती है, सारी चीज़ों की इसमें हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन से शुरू होगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर हम मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे कि भाई हमारा जो कॉस्ट है उसका क्या टाइप होता है और क्या इसका मतलब होता है। फिर हम जो टूर कॉस्टिंग है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे और जो कॉस्ट शीट है उसमें कॉस्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है उसके बारे में समझेंगे और उसके टाइप के बारे में समझेंगे। फिर जो है हम टूर कॉस्ट के कंपोनेंट्स की बात करेंगे। ये जो है ये 10 हैं आपके टोटल, ठीक है। फिर हम पैकेज टूर जो है उसकी प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे और इन दी एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले करते हैं शुरू हमारे इंट्रोडक्शन से। कॉस्टिंग इज अ पैकेज टूर. Costing a package tour is an important exercise that determines the scale of sale and margin of profit in peak and lean season. यानी जो कॉस्टिंग है ना पैकेज टूर की, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि ये जो है ये हमें डिसाइड करवाती है कि हमारा प्रॉफिट होगा पीक सीज़न में या लीन सीज़न में, या हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। यानी कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली हमें क्या डिटरमाइन करा रही है, कॉस्ट डायरेक्टली हमें बता रही है कि हमारा प्रॉफिट जो है वो होना है या नहीं, ठीक है। The actual cost of buying the services is incurred to acquire the goods and service for production and consumption, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक पेंसिल बनाते हैं, ठीक है। हम लोग क्या है, हमने फैक्ट्री खोली है, हम एक पेंसिल बनाते हैं। तो हमें पेंसिल बनाने के लिए क्या चाहिए, वुड चाहिए थोड़ी सी, ठीक है, लेड चाहिए, ठीक है। फिर क्या चाहिए, कलर करेंगे तो कलर चाहिए उसके लिए, ठीक है। और क्या चाहिए होता है, यही चाहिए होता है, चलो यही ले लेते हैं। वुड हमें कितनी की पड़ रही है, 2 रुपए की पड़ रही है। लेड भी 2 की ले लेते हैं और हमारा कलर भी 2 का ले लेते हैं। तो ये टोटल हमारी जो एक्सपेंडिचर आ रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिचर आ रहा है वो हमारा 6 रुपये, यानी 6 रुपये का मेरा खर्चा हो रहा है। अब मैं सोचूंगी अगर 6 रुपये का मेरा खर्चा हो रहा है तो इसको मुझे भी तो प्रॉफिट चाहिए। अब मैं 6 रुपये अगर अपने खर्च कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा कहीं ना कहीं कैसा भी प्रॉफिट चाहिए। तो इसमें मैं क्या करूँगी, मैं सोचूंगी कि भाई 6 रुपये मैंने खर्च कर दिए हैं, तो इसमें मैं इसके 6 रुपये और बढ़ा के अगर मैं सेल करती हूँ, यानी मैं 12 रुपये की अगर एक पेंसिल सेल कर रही हूँ तो मुझे 6 रुपये का क्या है प्रॉफिट हो जाएगा,
ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बाइंग द सर्विस। हमने क्या किया, हमने वोट खरीदा, लेड खरीदा, कलर खरीदा, ठीक है, और उसको क्या किया, उससे एक हमने प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है हमने अपने प्रॉफिट के बारे में सोचा, प्रॉफिट को भी हटा दो, हमने अपना क्या है प्रोडक्ट बनाया, सिंगल प्रोडक्ट बना, और ये कौन कंज्यूम करेगा, ये हमारी पेंसिल कस्टमर्स कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ हमारा पैकेज टूर भी बनता है, क्योंकि हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट इज डायरेक्टली नोन एज द एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसको हम जब डिटेल में समझेंगे तो ये जो एग्जांपल है ना, ये आपको और अच्छे से जो है समझ आ जाएगा, पर अभी के लिए जो है इतना समझो। सो कॉस्ट इज डिफाइंड एज द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्वायरिंग द वेरियस components ऑफ सर्विसेज फ्रॉम होटल, रिजॉर्ट, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा फॉर टेलर मेड और रेडीमेड पैकेजेस। अभी मैंने क्या बताया, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कैसे हमें पता चल रहा है, जब हमने सर्विसेज को इकट्ठा करा। ठीक है, इसका एक मैं इमेज लेके आई थी, लेट्स सी वो इमेज करे, रुक जाओ, मैं ना ये इमेज लेके आई थी, हाँ ओवर हियर। चलो ये देखो, ये इमेज है, ये हमारे क्या है, एयरवेज, एयरफेयर है, होटल अकोमोडेशन है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, मील्स है, साइट सीइंग है। अब इनका प्राइस भी सबको दिख रहा है ना। तो क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट एक्सपेंडिचर होता है। मैंने एयरवे खरीदी, एक जने के लिए खरीदी तो मुझे 8,000 रुपये पड़ रहे हैं। होटल अकोमोडेशन सबके लिए एक जने के लिए अगर खरीदी तो मेरा टोटल खर्चा इतना आ रहा है। ठीक है, ये जो खर्चा है ये क्या है, ये मेरा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, क्यों एक्सपेंडिचर है ये, क्यों एक्सपेंडिचर है ये, क्योंकि मैंने अलग अलग सर्विसेज को इकट्ठा करा, जैसे कि होटल, रिजॉर्ट, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, और उन्हें क्या बनाया, उन्हें टेलर मेड या रेडीमेड पैकेजेस बनाया। समझ आया। एक और फिर से एग्जांपल दे देते हैं। मेरे पास, मैंने एयरवेज खरीदे, एयरवेज नहीं खरीदे, एयरफेयर्स खरीदे, एयरफेयर्स खरीदे। ठीक है, ये मुझे कितने का पड़ा, ये 2,000 का पड़ा। चलो ठीक है, होटल मैंने करा, ये भी मुझे 2,000 का पड़ा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मेरी 2,000 की पड़ी। ठीक है, फिर और क्या हो रहा है, साइट सीइंग हो गई, ये भी अगर 2,000 का पड़ा। ठीक है, तो मेरा क्या हो रहा है, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है 6,000 का हो रहा है, सॉरी 6,000 नहीं, 8,000 का हो रहा है। ठीक है, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर जो है ये क्या होता है, ये कॉस्ट हो जाता है। दिस विल बी कॉल्ड एज कॉस्ट। ठीक है, ये कॉस्ट जो है ये हमारे टेलर मेड या रेडीमेड पैकेजेस के लिए बनाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या बोलना चाह रहे हैं ये, कॉस्ट इज समथिंग दैट each tour operator company makes in a depth survey of available supplies in the market and capability of suppliers। तो कॉस्ट क्या हो गया, कॉस्ट जो है ना, हर जो टूर ऑपरेटर कंपनी है वो अपने हिसाब से सर्वे लेती है, और उनके पास जो सप्लाईज होती हैं उनके हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, और कैपेबिलिटी जो सप्लायर्स हैं उनके हिसाब से ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। अब हो सकता है जो, जैसे मैंने एयरफेस जो है मैंने 2,000 के रखे, कोई कंपनी 10,000 के रख लेगी, कोई 20,000 के रख लेगी। ये जो है ये अपने हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, या कैपेबिलिटी जो सप्लायर्स हैं उसके हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट कैन हेल्प द टूर ऑपरेटर टैग अ कॉम्पिटिटिव प्राइस एंड मेक अ टूर होलसेलर फ्लेक्सिबल इन कीपिंग अ प्रॉफिट मार्जिन एंड डिस्काउंट फॉर कस्टमर्स। तो जो रिडक्शन है कॉस्ट में, वो किस चीज़ में हेल्प करता है, वो आपको हेल्प करता है कि आप जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है उसको मेंटेन कर सको, और जो टूर होलसेलर फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मेंटेन कर सको, जिसमें आप जो है प्रॉफिट कमा सके, और प्रॉफिट के साथ साथ आप डिस्काउंट दे सको कस्टमर्स को। ठीक है, इन अ cut throughout competitive market, costing, the element of service included on package tour needs methodical approach to curtail unwanted expenditure and increase the salability of tour packages।
यानी हम जब मार्केट को देखते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी होती है, सर्विस को देख के हमें ये जो है कॉस्टिंग बनानी होती है। एक हमें मेथोडिकल जो अप्रोच है उसको लेके चलना होता है, जिससे जो है हम अनवांटेड एक्सपेंडिचर यानी फालतू के जो खर्चे हैं उसको बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें। अब हम मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट की बात करते हैं। तो cost is otherwise explained as the sum total of all expenditure for buying ancillary services। ठीक है, क्या हो रहा है, कोई भी पिछला एग्जाम्पल जो है वो यहीं पे आएगा। ठीक है, यानी क्या एग्जाम्पल था, हमारा एग्जाम्पल था हमने एयर फेयर्स लिए, होटल अकोमोडेशन लिया, हमने एयर फेयर्स हमारे 1000 रुपये के पड़े, होटल अकोमोडेशन 1000 रुपये का पड़ा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट हमारा क्या है 1000 रुपये का पड़ा। ठीक है, साइट सीइंग जो है हमारे 1000 रुपये के पड़े। अब टूर में और चीज़ें हो सकती हैं, टूर गाइड हो सकता है, टूर गाइड का आपका 1000 रुपये पड़ा। ठीक है, तो चलो इतना ही रहने देते हैं। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा सारे जो कंपोनेंट्स हैं, क्या सर्कल बना है, सारे ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके जो है ये जो है हमारी एंसिलरी सर्विसेज जो हैं इनका जब हम सम टोटल कर रहे हैं, हम इनको जब सारा ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सपेंडिचर निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट इज़ द अमाउंट of expenditures that may be actual or notional or incurred on buying services। तो cost क्या है, आपका notional हो सकता है, actual हो सकता है, incurred हो सकता है, या इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर cost को हम डिवाइड करना चाहें तो cost can be 3 types here: actual, notional and incurred। ठीक है, चलें आगे। Cost does not include distribution of capital and revenue along with certain unexpected value it releases। तो कॉस्ट में, अब कॉस्ट में हमारा क्या नहीं आता, कैपिटल नहीं आता है और रेवेन्यू हम नहीं लेते हैं। ठीक है, हमारा बस जो खर्चा हो रहा है ना हम वो बस लेते हैं। ठीक है, हमें जो है कैपिटल नहीं लेना है और रेवेन्यू उसमें नहीं लेना है। ठीक है, द वैल्यू रिलीज्ड ओवर एक्विजिशन of economic resources in order to take marginal decision is called cost। अब इसको जो है हम लिख के समझेंगे तो एक्विजिशन, अगर इस स्टेटमेंट को हम जब पढ़ा तो हम ये कह सकते हैं एक्विजिशन जो है, एक्विजिशन प्लस इकोनॉमिक रिसोर्सेज इज इक्वल्स टू कॉस्ट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जो वैल्यू यानी जो कॉस्ट, वैल्यू क्या है, कॉस्ट है इधर, जो वैल्यू हमें एक्विजिशन यानी किसी चीज़ का लेना या खरीदना, तो हम कोई चीज़ जब खरीदते हैं या लेते हैं, क्या खरीद रहे हैं हम, इकोनॉमिक रिसोर्सेज खरीद रहे हैं, यानी ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे साधन जिससे कोई भी प्रोडक्ट है या कोई सर्विस जो है वो बनती है। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हम कॉस्ट क्या होती है, डिफाइन कॉस्ट, ये सारी मतलब जो है आप लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कॉस्ट के इतने सारे डेफिनेशन दे रखे हैं विच इज़ सो वाइड। इसने जो छोटा सा जो वर्ड है कॉस्ट को इनने इतना वाइडली डिफाइन किया है, यू हैव सो मैनी पॉइंट्स टू राइट इन कॉस्ट। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कॉस्ट ये होती है। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट इज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ऑब्वियसली बात है, जब कॉस्ट की बात करेंगे, पैसे की बात करेंगे तो हम मॉनेटरी टर्म्स की बात करेंगे ना। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इज यूज फॉर पर्पस ऑफ वैल्यू एडिशन। ठीक है, जो रिसोर्सेज की अमाउंट है वो वैल्यू एडिशन के पर्पस के लिए बनाई जाती है, के लिए यूज़ होती है। ठीक है, कॉस्ट इज the monetary value of resources used for acquisition of assets and production of outputs। तो जो कॉस्ट है वो मॉनेटरी वैल्यू है किसके, रिसोर्सेज की, जो कि यूज़ किए जाते हैं। क्या यूज़ किए जाते हैं ना, रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं एसेट को
एक्यूजेशन में रखने के लिए और जो आउटपुट है उनका प्रोडक्शन करने के लिए। इन फाइनेंशियल टर्म्स cost is represented as to realize the objective of business firms. In tour operation business, tour wholesalers use all knowledge and skills to control the cost and maximize the output. ठीक है, फाइनेंशियल टर्म में जब हम बात करते हैं तो कॉस्ट को हम बिजनेस फर्म के जो ऑब्जेक्टिव है उसको रियलाइज़ करने के लिए, उसको फंक्शन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब हम टूर ऑपरेशन बिजनेस की बात करते हैं तो जो होलसेलर्स है ना, ये जो है ये अपनी सारी नॉलेज, अपना सारा स्किल्स यूज़ करते हैं कॉस्ट और प्रॉफिट को देखने के लिए। ठीक है, टूर ऑपरेटर्स इनकर द कॉस्ट ऑफ डिकेइंग द होटल। तो जो टूर ऑपरेटर्स हैं ये कॉस्ट को होटल की जो बुकिंग है, होटल रूम की जो बुकिंग है उसके लिए यूज़ करते हैं। एयरलाइन, क्रूज लाइन सीट्स, रेलवे सीट्स एंड बस सीट्स एंड अदर प्राइमरी सर्विसेज। यानी जो टूर ऑपरेटर हैं ये होटल के रूम की बुकिंग के लिए, एयरलाइन सर्विसेज के लिए, रेलवे सीट्स के लिए, बस सीट्स के लिए और भी जो प्राइमरी सर्विसेज, जो बेसिक जो सर्विसेज हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 6.2 पे जो है कॉन्सेप्ट ऑफ टूर कॉस्टिंग। इसमें आपका जो है टाइप्स ऑफ कॉस्ट आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉस्ट आता है एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट आ जाता है। ठीक है, तो 2 टॉपिक इसमें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो। टूर कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड एज द टोटल कॉस्ट इनफर्ड और एट्रीब्यूटेड टू वेरियस एलिमेंट्स ऑफ पैकेज टूर। यानी क्या हो रहा है, पूरे पैकेज टूर के अलग अलग पार्ट्स जैसे होटल, ट्रांसपोर्ट, फूड एक्सेट्रा का टोटल खर्चा। ठीक है, हमने जब से ये चैप्टर शुरू किया है तो हम अभी यही बात कर रहे हैं कि जो टोटल खर्चा आता है होटल, ट्रांसपोर्ट, फूड एक्सेट्रा एक्सेट्रा का, उसका जो पूरा खर्चा होता है उसको हम टूर कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, द सम ऑफ कॉस्ट फॉर बुकिंग द सर्विसेज इज इनकर्ड टू डिज़ाइन द फिट एंड जिट टूर पैकेज। तो जो देखो, हमने क्या है, ऊपर वाली बात यहीं अप्लाई हो रही है। तो जो हमें पूरा पैकेज बनाना होता है उसके लिए जो हम अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग जो सर्विसेज हैं, उसको जो हम यूज़ करते हैं, उसको जब हम ख़रीदते हैं, वो जो है क्या हो रहा है, वो हम फिट या जिट टूर के बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। बन तो इनका भी पैकेज टूर ही रहा है ना, तो जो प्रोसेस पैकेज टूर बनाने का होगा वो इन दोनों में भी अप्लाई होगा। तो जो इनका पैकेज टूर बनेगा उसमें भी जो भी अलग अलग सर्विसेज हैं, अलग अलग जो इनके पार्ट्स हैं, उनका जो टोटल खर्चा आएगा उसको जब हम सम कर देंगे तो वो हमारा कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, टूर ऑपरेटर्स डज नॉट ओन प्राइमरी सर्विसेज ऑफ पैकेज टूर। ठीक है, तो टूर ऑपरेटर क्या है, प्राइमरी सर्विसेज को नहीं ओन करता है। डज नॉट ओन, let me highlight this for you guys, does not own primary services of package tour. ठीक है, it assembles the services in bulk from the accommodation and transport companies. तो क्या करता है, ये सर्विसेज जो है बल्क में असेंबल करता है, कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट कंपनी से और अकोमोडेशन कंपनी से। ठीक है, the cost of package tour is determined by the taste and preferences of customers and business strategies to increase the sale of more tour packages. यानी जो पैकेज टूर है ना, अलग अलग पैकेज जो टूर होगा उसके प्राइस जो है वो अलग अलग रहेंगे, यानी जो कॉस्ट है उसका वो अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो वो जो कॉस्ट है वो टेस्ट या प्रेफरेंसेस जो हैं लोगों के, कस्टमर्स के, उसके हिसाब से वो बदलता रहेगा। उसके साथ साथ जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ हैं, मार्केट जो है ना अपनी, उसके हिसाब से भी बदलता रहेगा। Tour managers easily find the variable and fixed cost to take appropriate decision. अब इन दोनों की जो है ना हम बात करने वाले हैं। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होगी तो उनको इनका टर्म्स का मतलब नहीं पता है, इसलिए मैं ये आपके लिए स्पेशली बना के लाई हूँ ये स्लाइड जिसमें हम इन दोनों की बात करने वाले हैं। ठीक है, ताकि ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप खुद से आंसर बना के लिख लो। ठीक है, तो टूर मैनेजर जो है ना ये वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को ढूंढते हैं, इनके बारे में जानते हैं, इनको अप्लाई करते हैं पैकेज टूर में, जिससे जो है पैकेज टूर का जो है फ़ायदा हो और अच्छे से प्रॉफिट सेल हो, प्रॉफिट मिले हमें, प्रॉफिट सेल थोड़ी ना होता है, प्रॉफिट मिले हमको। ठीक है, द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट लार्जली वेरी फ्रॉम वन टू द
ऑपरेटिंग कंपनी टू अदर डिपेंडिंग ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंसी एंड कंपनी बिजनेस स्ट्रैटेजीज। तो जो कॉस्ट है ना, ये अलग अलग होती है, अलग अलग पैकेज टूर की, और ये जो है एक कंपनी से दूसरी कंपनी पे भी वेरी करती है। यानी एक जो कंपनी है ये अपना पैकेज टूर 10,000 का सेल कर रही है, ठीक है, दूसरी जो कंपनी है ये अपना पैकेज टूर 20,000 का सेल कर रही है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? पहली बात तो जो कंपनी है उस पर डिपेंड करता है, उनकी कॉम्पिटेंसी जो है उस पर डिपेंड करता है, और बिजनेस स्ट्रैटेजीज जो है उस पर डिपेंड करता है। अब ये जो पहली कंपनी है ये मे बी किस पे फोकस कर रही हो? ये जिट लोगों पे फोकस कर रही हो, यानी ग्रुप इंक्लूसिव टूर पे जो जाते हैं उन पे फोकस कर रही हो, और जो हमारी सेकंड कंपनी है ये फिट पे फोकस कर रही हो। तो यानी दोनों की जो है कंपनी स्ट्रैटेजी जो है वो अलग है, बिजनेस स्ट्रैटेजी जो है वो अलग है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनियों की अलग अलग पैकेज टूर की क्या है, अलग अलग कॉस्ट रहने वाली हैं। अब ये जो ब्रेक इवन एनालिसिस जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा की कंपोनेंट है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये ब्रेक इवन एनालिसिस भी। एक बार मैं आपको समझा दूंगी। देखो इसका जो है इसमें थोड़ी हमारी मैथ्स आ जाती है, बट आपका मैथ्स इसमें नहीं आने वाला है, मैं ये आपको बस समझाने के पर्पज से दिखाऊंगी। बट पहले जो है हम फिक्स वेरिएबल एंड फिक्स वेरिएबल नहीं होता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम ब्रेक इवन एनालिसिस को पढ़ेंगे। It is the total revenue generated from sale of package tour. It must be equal to the total cost incurred for acquiring the services. ये इसी को बता रहे हैं क्या होता है, ठीक है। तो यानी जब हम पैकेज टूर की जो सेल करेंगे उससे जो भी हमारा रेवेन्यू निकलता है वो हमारा क्या है, वो हमारा जो कॉस्ट हमने स्पेंड करी है उससे इक्वल होना चाहिए। तो दिस टेक्निक इज़ यूज टू इवैल्यूएट ऑल्टरनेटिव प्राइसिंग लेवल्स। यानी इससे जो ये जो टेक्निक है ना, ये पूरा जो टेक्निक है इससे आपको ये समझ आता है कि हमें और कैसे हम और कौन से प्राइसेस जो हैं वो लगा सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक इवन सेल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सम टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय पैकेज प्राइसेस। यानी देखो आपका जो बुक है ना इसमें इनने समझा दिया था कि कैसे आपको निकालना है, कैसे इसका फॉर्मूला इनने दे रखा है, बट यू गाइस आर लकी, इसमें आपको कोई भी सम जो है वो सॉल्व नहीं करना है। बट मैं आपको जो है समझाऊंगी ताकि आप जो है इससे कंफ्यूज ना हो जब ये आपकी बात उठ के आए या आपसे जब पूछा जाए ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, तो यू शुड नो व्हाट इट इज़। बट उससे पहले हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट, यानी भाई हमारे जो कॉस्ट है उसके कितने टाइप्स होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट होता है, छोटा सा है ये, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट की हम जब बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है या घटती है, ठीक है। इट वेरीज एज पर द वेरिएशन ऑफ प्रोडक्शन, इट वेरीज इन द लॉन्ग रन in as every cost in the long run change as per the number of packs in the पैकेज टू। यानी ये ऐसी कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ भी सकती है और ये घट भी सकती है। बट जब हम और ये जो है हम लॉन्ग रन की ही बात करेंगे, जब भी हम इन ऐसी चीज़ों की बात करते हैं तो हम हमेशा लॉन्ग रन की बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा मैंने वो कर दिया, कोई नहीं। द सर्विसेज इंक्लूड मील्स, अकोमोडेशन, एंट्रेंस फीस एंड अदर कॉस्ट चार्ज एट रेट पर पर्सन। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसमें मील्स आ जाता है, अकोमोडेशन हो जाता है, एंट्रेंस फीस हो जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें फिर हमारा इट इंक्लूड्स एक्चुअल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ रूम्स, टिकट्स एंड अदर पैकेज कंपोनेंट्स इनकर्ड विद द सेल ऑफ ईच पैकेज। इसके साथ साथ इसमें क्या इंक्लूड होता है, एक्चुअल एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट कॉस्ट जो है रूम का वो आ जाता है, टिकट्स आ जाती हैं, और कोई भी जो पैकेज का दूसरा कॉम्पोनेंट है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। द ओवरहेड एंड मार्केटिंग कॉस्ट एज पार्ट ऑफ वेरिएबल। तो दो हमारे वेरिएबल में ओवरहेड और मार्केटिंग कॉस्ट भी आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इमेज से भी हम देख सकते हैं टाइम के साथ जो है ये शुरू में कम है और इवेंचुअली क्या है इंक्रीज हो रहा है। लॉन्ग रन में देखा जाता है तो लॉन्ग रन में ये क्या है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर अब एग्जाम्पल देखते हैं, अगर एक शर्ट बनाने का कपड़ा 50 रुपये का है, ठीक है, 50 का लगता है, तो 100 शर्ट बनाने पर 5,000 लगेंगे, ठीक है। अब जब हम फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो फिक्स कॉस्ट क्या बोल रहा है, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन हो या ना हो सेम रहती है। यानी देखो यहाँ पे ये भी है, सेम है, कुछ बढ़ाव नहीं हो रहा है, कुछ घटन नहीं रहा है, सिर्फ सेम है, ठीक है।
The change of fixed cost occurs when the sale of number of packages increases over a period season. स्टूडेंट्स ये थोड़ा यहाँ पे ना गलत लिखा हुआ है. पहली बात तो यहाँ ये चेंज करो, इनकर्ड है ये, बताओ ये आई भी कैसा लिखा. ठीक है, इनकर्ड है और यहाँ पे ये फिक्स को फिक्स्ड कर लेना, ईडी लगा लो आगे. सो फिक्स्ड कॉस्ट, आर को भी हटा ही दो, सॉरी द को हटा दो. ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट आर incurred before acquiring the variable service for the package tour. क्या बोल रहा है, यानी फिक्स कॉस्ट जो है ना वो ऐसे खर्चे होते हैं जो पहले ही लग जाते हैं. ठीक है, टूर वेरिएबल सर्विस, जैसे कि टूर वेरिएबल सर्विसेज यहाँ पे क्या हो गए, कस्टमर प्रेफरेंसेस हो गए या फीडबैक हो गया. इसको करने से पहले ही जो खर्चे लग जाते हैं वो हमारे फिक्स कॉस्ट कहलाते हैं. यानी अगर फैक्ट्री जो है ना, हमारी फैक्ट्री हमने खरीदी है, ठीक है, खरीदी नहीं है, हमने रेंट पे ली है. ठीक है, तो हमने जो फैक्ट्री जो रेंट पे ली है उसका मंथली रेंट 10,000 है. तो अगर उस फैक्ट्री में मैं 100 आइटम बनाऊँ तो भी वो 10,000 ही रहेगा उसका रेंट. अगर मैं 0 आइटम बनाऊँ तो भी वो सेम ही रहने वाला है. तो चाहे 0 आइटम बनाओ या 1000 बनाओ, रेंट जो है वो तो सेम ही रहेगा. ठीक है, अब जो सैलरी जो है परमानेंट स्टाफ की या इंश्योरेंस जो है ये भी फिक्स्ड रहता है. ठीक है, समझ आया. तो यानी जो फिक्स कॉस्ट है ना ये हमेशा, जैसे नाम बोल रहा है, फिक्स्ड रहता है ये. और वेरिएबल जो है वो टाइम के साथ आगे, मतलब टाइम के साथ आगे नहीं बढ़ता, टाइम के साथ इंक्रीज होता जाता है. ठीक है, these include advertising, pamphlets, brochures, salary, interest on loan and advances. Fixed costs also include hiring buses, guides, interpreters. Fixed costs are also included across package tours. ठीक है, समझ आई बात. ठीक है, अब एक एडिशन पॉइंट है जो दोनों में लग सकता है, तो हम ये पढ़ने वाले हैं. There is a variation of 60% and 70% between fixed variable and overhead cost in package tour. ठीक है, tour operators after taking all these costs into consideration usually add 15% markup for an individual tour package. ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो है 60% जो है वेरिएशन फिक्स कॉस्ट में रहता है एंड 70% जो है आपका वेरिएबल कॉस्ट में रहता है. ठीक है, फिर जो टूर ऑपरेटर्स जो हैं ये जो है ना कॉस्ट जब डिसाइड कर रहे होते हैं तो ये 15% का मार्कअप जो है इंडिविजुअल टूर पैकेजेस में ऐड कर देते हैं. ठीक है, अब जो है हमने एक टर्म पढ़ी थी ब्रेक इवन एनालिसिस, उसको हम पढ़ेंगे. ज़्यादा टाइम इसमें मैं नहीं लूँगी, फटाफट से करने वाले हैं हम ये. ब्रेक इवन एनालिसिस बताता है कि बिजनेस को अपना कॉस्ट कवर करने के लिए कितना जो सामान है ना वो कितना बेचना पड़ेगा. अब इसमें हमें पता होने के लिए कि कितना बेचना है, हमें क्या है, हमें बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि मिनिमम सेल कितनी होनी चाहिए हमारी, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, किस प्राइस पर प्रोडक्ट को अगर बेचेंगे तो कितना बेचना चाहिए, कितना बिकना चाहिए. ठीक है, यूजेस क्या है हमारे ब्रेक इवन एनालिसिस की, हम इसको बिजनेस प्लानिंग में यूज़ कर सकते हैं. प्राइसिंग डिसीजन जो है हमारा इजी हो जाता है, प्रॉफिट का हमें एस्टिमेशन मिल जाता है और रिस्क जो है वो भी हम क्या है असेस कर लेते हैं. अब ब्रेक इवन एनालिसिस का फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया, सब कुछ रेडी है. तो फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वीसी. तो हमें अपना वीसी यानी वेरिएबल कॉस्ट, तो हमें अपना ब्रेक इवन एनालिसिस मिल जाएगा. अरे अब हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 10,000 है, ठीक है, और हमारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो है हमारा 100. ठीक है, और हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो है 60 रुपये. ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमारा क्या हो रहा है, यानी ये फैक्ट्री का रेंट मान लेते हैं. ठीक है, और हमारा वेरिएबल जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ऑब्वियसली बात है. तो क्या हो रहा है फॉर्मूला में, 10,000 अपॉन में 100, बड़ा डंडा खींचती है, माइनस 60. ठीक है, तो क्या हो जाता है 10,000 40 यानी 250 यूनिट्स, यानी हमारा 250 यूनिट्स आ रहा है. तो क्या समझ आता है इससे, ब्रेक इवन से हमें ये समझ आता है, यानी जब हम
250 यूनिट्स बेच देंगे तो हमें हमारे कंपनी जो है हमें समझ आ जाएगा, अगर हमने 250 यूनिट्स बेच दिया है तो कंपनी का ना प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा। यानी अगर हमने 250 से ज़्यादा बेचा तो कंपनी का क्या है, प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर हमने 250 यूनिट से कम बेचा तो हमारी कंपनी का जो है लॉस हो जाएगा। लिख दूँ क्या, यानी 250 यूनिट बेचने के बाद कंपनी का ना प्रॉफिट होगा और ना लॉस। ठीक है, सिंपल सा था। ऐसे हमें पता चलता है, कोई भी कंपनी जब काम करती है ना तो वो अपना ब्रेक इवन एनालिसिस लगाती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि क्या उसको कितना बेचना है जिससे उसको प्रॉफिट होगा। अगर वो इतने बेसिक मार्जिन पे आ जाएगी तो उसका प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। इससे जो है हर कंपनियां जो है अपना फ़ायदा ढूंढ लेती हैं। अब हम आते हैं अपने कितने टॉपिक बचे हैं, लास्ट थर्ड होना चाहिए, लास्ट थर्ड। चलो शुरू करते हैं हम अपना प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट जो है, आपको ये इमेज दिख रही होगी आपके पेज नंबर 57 पे। तो ये जो कॉस्ट शीट है ये आपका बताता है कि आपकी कौन सी चीज़ों में कितना % पैसा लगता है। तो पहले हम इसको देखते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या हो रहा है। अकोमोडेशन है, फूड है जिसमें आपका ब्रेकफास्ट, मील्स, रूम इंक्लूड होता है, एयरलाइन टिकट्स हैं, स्केड्यूल एंड चार्टर्ड फ्लाइट्स हैं, इसमें ट्रांसफ़र, साइट सीइंग, एक्सकर्शन है, कोच, कार, वैन, सारी चीज़ों का। अब इसमें परसेंटेज देखते जाओ। अकोमोडेशन में इन्होंने 25% का पैसा लिया है, एयरलाइंस का ये 20% ले रही हैं, ट्रांसफ़र जो है 15% है, एजेंट कमीशन जो है 10% है, तो टोटल हमारा 70% हो रहा है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट आती है। ठीक है, अब कॉस्ट में हमने बेसिकली 4 टाइप पढ़ लिए हैं। तो पहले हमने कॉस्ट में पढ़ा कि हमारा कॉस्ट होता है वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट शीट के जो टाइप्स होते हैं वो आपके डायरेक्ट कॉस्ट हो सकते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकते हैं। अब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव, सैलरी, पर्क्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन अलाउंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी जो चीज़ें हैं। मेंटेनेंस आ जाता है इसमें, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग एंड सेल्स, प्रमोशन है यहाँ पे, मिसलेनियस है, मेडिकल इंसेंटिव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस जो है इसमें 9% का आपका लिया जाता है। 9% का आपका क्या है, पैसे लिए जाते हैं। मार्केटिंग में आपके 5% है और मिसलेनियस जो है वो 1% आ जाता है। तो यहाँ पे टोटल 15 हो रहा है। तो जो हमारा नेट इनकम है, जो नेट प्रॉफिट है, वो सीधे सीधे 15 का होता है। ठीक है, तो ग्रैंड टोटल हमारा क्या हो गया, 100 हो गया। अब जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। A cost sheet reflects the cost of each components in the package tour। ठीक है, यानी ये जो सारे जो क्या है ये components हैं और ये components का क्या है, कॉस्ट बता रहे हैं कि कितना किस चीज़ में कितना कॉस्ट लगने वाला है। It requires continuous efforts for working out the cost estimates in order to find an attractive price that will increase sale and profit margin। तो ये क्या है, इसमें कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स लगते हैं। कॉन्टिन्यूस आपको देखना है मार्केट कैसी है, मार्केट में क्या चल रहा है, हम ऐसी चीज़ें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं ऐड कर सकते हैं, जिससे हमें कॉस्ट जो है वो पता चले। और जब हमें कॉस्ट पता चलेगी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कितनी कॉस्ट रखनी है, जिससे जो है हमारी सेल्स जो है वो बढ़ पाएँ। In a typical package tour, several combination of कॉस्ट आर कैलकुलेटेड टू अराइव एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस। यानी पैकेज जो बनाते हो ना तो काफ़ी सारे कॉस्ट आते हैं। कोई जब डिस्कशन होता है ना तो अलग अलग ओपिनियंस आते हैं ना सबके। कोई बोलता है नहीं मैम ऐसे कर लो, नहीं मैम ये कर लो, नहीं ऐसा ये बेटर रहेगा। तो जब डिस्कशन होता है तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं। कोई बोलता है 10,000 रख लो, कोई बोलता है 20,000 रख लो, कोई बोलता है 5,000 रख लो, ठीक है, कोई बोलता है 25,000 रख लो। ऐसा करके अलग अलग कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं कॉस्ट के। एंड फिर जो है इन सबको क्या है कैलकुलेट किया जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है ना, जो मार्केट में जो प्राइस है जिससे हमें सबसे ज़्यादा सेल्स हो सकेंगी, उसको चूज कर लिया जाता है। ठीक है, Here we may divide the cost of elements of services in package into direct and indirect cost। ठीक है, तो जो cost of element जो services का जो element है उनके cost को हम simply direct और indirect cost में क्या है डिवाइड कर सकते हैं।
इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जिसमें हमारा सैलरी है, ट्रेनिंग है, ऑफिशियल टेलीफोन है, इंटरनेट है, बिल्स है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉय एमेनिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डायरेक्ट कॉस्ट में आपका आता है एडवर्टाइजिंग, सेल्स हो गया, प्रमोशन हो गया, पब्लिसिटी, अकोमोडेशन, एयरलाइंस हो गया, ठीक है। अ टूर ऑपरेटर कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ अराउंड 15% ऑन ईच सेल ऑफ पैकेज टूर, ठीक है। तो जो हमारा टूर ऑपरेटर है ना, ये 15% का प्रॉफिट गेन करता है हर एक पैकेज टूर में जो वो सेल करता है, ठीक है। दैट इंक्लूड्स द कमीशन और ओवरराइड फ्रॉम द प्रिंसिपल प्रोवाइडर। अब ये प्रॉफिट जो है, ये जो है आपका पैकेज टूर से भी मिलता है, कमीशन से भी मिलता है, और जो प्रिंसिपल सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो ओवरराइड कर देते हैं, उससे भी मिलता है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड लास्ट, ये है थर्ड लास्ट, ये थर्ड लास्ट है, आई गेस सो, यस दिस इज थर्ड लास्ट, ओके। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट की। अच्छा, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे ये इसी बात पे घूम रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस से इनने, अलग लैंग्वेजेस नहीं, अलग अलग घुमा फिरा के यही बात करी है। तो द सम टोटल ऑफ कॉस्ट, the sum total of cost of components of a package tour is known as the cost of package sold। क्या मतलब है? तो जो कॉस्ट है हमारे कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स क्या हो गए? एयर फेयर हो गया हमारा, होटल अकोमोडेशन हो गया, लोकल हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया, मील्स हो गया, साइट सीइंग हो गए, इनका जो सम टोटल आता है, ठीक है, उसको क्या है? उसको हम कॉस्ट ऑफ पैकेज सोल्ड बोलते हैं। सिंपल सा है। द प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग अ पैकेज कॉस्ट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड इफ इट इज़ नॉट डन विद एन एस्टैब्लिश्ड बजट। तो जो पैकेज कॉस्ट को डिसाइड करना होता है वो मुश्किल हो जाता है अगर हमारे पास अपना बजट नहीं है क्लियर। अगर हमें पता है कि हमारा बजट 20,000 होगा तो हम चीज़ों को उसी के अकॉर्डिंगली क्या है अरेंज करेंगे। अगर हमें नहीं पता है तो कोई चीज़ ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है तो दिक्कत है ना। तो ये जो है ये सिस्टम को जो है पूरा कॉम्प्लिकेट कर देता है, इसीलिए जो आपका बजट पता होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। द बजट इज़ बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च टू रिटर्न रिसर्च टू डिटरमाइन एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट कॉस्ट। तो जो बजट है ये मार्केट रिसर्च पे बेस्ड होता है। मार्केट रिसर्च पे जब बेस्ड होगा ना तो हमें एग्जैक्ट और एक्यूरेट कॉस्ट है ना वो आराम से पता चल जाएगी, ठीक है। द प्रोजेक्टेड कॉस्ट हेल्प्स द टूर प्लानर्स टू डिटरमाइन एंड अडॉप्ट इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो जो हमारा प्रोजेक्टेड कॉस्ट जो है ये टूर जो प्लानर्स होते हैं उसके लिए, उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिससे ये जो है ना सबसे इफ़ेक्टिव जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है उसको अडॉप्ट कर पाते हैं। बिफोर द प्रिंटिंग ऑफ फाइनल प्राइस इन द प्रमोशनल ब्रोशर्स, वेबसाइट्स, टूर होलसेलर्स लुक इनटू सेवरल अदर वेरिएबल कॉस्ट। तो फाइनल प्राइस डिसाइड होने से पहले सारे जो प्रमोशनल ब्रोशर्स होते हैं, वेबसाइट होती है, टूर होलसेलर्स जो होते हैं वो अलग अलग वेरिएबल कॉस्ट में देखते हैं एंड उसके बाद इन द एंड फाइनली दे डिसाइड हाउ द कॉस्ट इज सपोज टू बी अप्लाइड। पैकेज टूर इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल एंड ग्राउंड सर्विसेज। तो पैकेज टूर में कॉस्ट ऑफ ट्रैवल भी इंक्लूड होता है, ग्राउंड सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं। अब हम बात करेंगे हमारे कंपोनेंट ऑफ टूर कॉस्ट की। ये जो है ये आपके 10 हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेना एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका वो है रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो द एक्सपेंडिचर ऑन मार्केट रिसर्च इज यूज्ड टू कंडक्ट स्टडी एंड ट्रैवल बिहेवियर एंड मोटिवेशन ऑफ कस्टमर्स। इट इनकर्स कॉस्ट टू प्रिपेयर अ सर्वे रिपोर्ट। तो क्या हो रहा है, मार्केट रिसर्च पे जो एक्सपेंडिचर
जो पैसे खर्च होते हैं, जैसे आप जो है ट्रैवल बिहेवियर को पढ़ सकते हो, जो मोटिवेशन है कस्टमर्स का उसको पढ़ सकते हो। तो ये क्या है, इससे भी हमारा जो सर्वे रिपोर्ट है वो क्रिएट होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें भी पैसे खर्च होते हैं, ये जो इसमें पैसे खर्च होते हैं ना, ये भी ये पैकेज टूर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। The cost for development of new package includes the process of planning, exploring new places of tourist interest। तो जब हम नया पैकेज टूर बना रहे हैं, नए पैकेजेस बना रहे हैं, तो उसमें हम जो है सारा प्रोसेस को देखते हैं, सारी डेवलपमेंट देखते हैं, ये देखते हैं कि भाई हमारा जो टूरिस्ट है उसका क्या इंटरेस्ट हो रहा है, जो हमें जो पैकेज टूर बनाना है उसकी प्लानिंग कैसे होनी है, मतलब सारी चीज़ों का रिसर्च होता है इधर। ट्रैवलिंग एंड ट्रांसफ़र, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक एयरफेयर्स, रेलवे ट्रैवल, ट्रांसफ़र एंड डिपार्चर टैरिफ्स। तो इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ये भी जो है आपके कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज टूर में डाला जाता है, इसका भी पैसा ये लेते हैं। हो सकता है मिसलेनियंस में डाल दें, पर डाला जाता है इसका भी। अकोमोडेशन की जब हम बात करते हैं, द कॉस्ट ऑफ बुकिंग रूम्स कॉन्स्टिट्यूट 1/3 ऑफ टोटल पैकेज टूर, यानी आपके पैकेज टूर का 1/3 जो है वो अकोमोडेशन कवर कर ले जाता है। ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग कहाँ लिखा है ये, द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग स्टाफ इज इनडायरेक्टली इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट। तो जो प्रिपरेशन शीट जो हमने देखी थी, तो वहाँ पे जो इनडायरेक्ट हमने देखा था, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो थी उसमें हमने ट्रेनिंग देखा था, ट्रेनिंग स्टाफ जो था वो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट में इंक्लूड किया जाता है। टूर ऑपरेटर्स हायर ट्रेनर्स फॉर इन हाउस ट्रेनिंग और सेंड द स्टाफ सीनियर मैनेजर्स टू प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। या तो हाउस ट्रेनिंग कर लो, आपका जो आपका टूर ऑपरेटर है वहाँ पे सारे ट्रेनर्स को बुला के वहाँ पे ट्रेनिंग दे लो, या किसी और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे चले जाओ। अब साइट सीइंग एंड एक्टिविटीज़ पे आते हैं। टूर ऑपरेटर्स अरेंज सेवरल वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ इन साइट सीइंग एंड एक्सकर्शन टूर्स। ठीक है। तो टूर ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज डालते हैं साइट सीइंग में, एक्सकर्शन टूर्स में। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कॉस्ट इसमें होती है। द कॉस्ट इज इनकर्ड टुवर्ड द पेमेंट ऑफ सैलरी अलाउंस इंसेंटिव। इट इज़ ऑल्सो एडेड टू द टोटल टूर कॉस्टिंग। ठीक है। अब साइट सीइंग और इसमें जो है दो तरीके के आपके आ रहे हैं, एक है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, दूसरा आपका यहाँ पे टेक्निकल कॉस्ट है। दिख भी नहीं रहा है यार, चलो टेक्निकल यहाँ पे दूसरा है। ठीक है। तो टेक्निकल पोल्स इंक्लूड द एक्विजिशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड कंप्यूटर्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ होटल रूम्स, एयर, ट्रेन, बस एंड फेरी टिकट्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव में आप जो सैलरी अलाउंस इंसेंटिव है वो एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाता है। टेक्निकल में बोल्स तो है ही नहीं, कॉस्ट है बेटा ये। ठीक है, कॉस्ट लिख लेना यहाँ पे। ठीक है। टेक्निकल कॉस्ट में आपके नए सॉफ्टवेयर आपने खरीदे हैं, हार्डवेयर खरीदे हैं, नए कंप्यूटर जो हैं वो खरीदे हैं होटल रूम के लिए, एयर, ट्रेन, बस या फेरी टिकट्स हैं, ये सारी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। लेट मी हाईलाइट इट फॉर यू गाइज। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव है और टेक्निकल कॉस्ट है। ठीक है, चले आगे। अब हमारा आता है मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन। मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन क्या है, चलो इसमें ऐसे है, मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन पढ़ेंगे, फिर हम प्रिंटिंग एंड पब्लिसिटी पढ़ेंगे, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ेंगे, डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स पढ़ेंगे, एंड मिसलेनियस कॉस्ट जो है वो हम फिर पढ़ेंगे इन दी एंड। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक ये वाला जो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम 6.4 शुरू करेंगे। अब मार्केटिंग कॉस्ट जो है, मार्केटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन। ऑब्वियसली मार्केटिंग में क्या आता है, एडवर्टाइज करते हो आप, अपना जो सेल्स है उसका प्रमोशन करते हो ताकि और लोग खरीदें उसको, आके और लोग आकर्षित हों और उसको जो हमने पैकेज टूर बनाया है उसको खरीदें, जिससे हमें प्रॉफिट मिले। इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स डिस्काउंट, कमीशंस एंड अदर बेनिफिट्स टू ट्रैवल एजेंट एंड कस्टमर्स। तो डिस्काउंट दिए जाते हैं, कमीशंस दिए जाते हैं किसको, ट्रैवल एजेंट और क्या है, कस्टमर्स को। फिर प्रिंटिंग एंड पब्लिसिटी, द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग टूर ब्रोशर्स इज इंक्लूडेड टोटल टूर कॉस्टिंग। तो जो
कॉस्ट है ना प्रिंटिंग करने की, प्रिंट करने की और पब्लिसिटी करने की, वो भी आपके टोटल जो टूर कॉस्टिंग है उसमें इंक्लूड करी जाती है। द कॉस्ट ऑफ फॉरेन प्रमोशनल टूर इज़ इंक्लूडेड इन टोटल कॉस्ट ऑफ पैकेज टूर। यानी दोनों ही, आपका जो फॉरेन प्रमोशनल टूर हो रहा है या हम बेसिक सा टूर ब्रोशर हम पब्लिश कर रहे हैं या प्रिंट कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट जो है वो भी इंक्लूड करते हैं। एक एक खर्चा, चाहे वो छोटे से छोटा खर्चा हो, चाहे वो बड़े से बड़ा खर्चा हो, वो सारे खर्चे जो हैं आपके पैकेज टूर में इंक्लूड होते हैं। अब आप इसमें अगर पैकेज टूर के हिसाब से नहीं समझ सकते हो तो आप अपने आप को लेके सोचो, ठीक है। अगर आपने कोई कंपनी शुरू करी है तो आपका छोटा जो खर्चा हुआ है उससे लेके बड़े से बड़ा जो खर्चा हुआ है वो आप चाहोगे कि आपका वो खर्चा जो है आपको एज अ रेवेन्यू वो वापस मिल जाए। आप वो जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं आप उसको क्या है कवर कर लो, प्रॉफिट जब आएगा तो वो कवर हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो चाहे कि नहीं चलो छोटा है कोई नहीं रहने देते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो है वो ये नहीं चाहेगा, ठीक है। कभी कभी की बात अलग हो जाती है, बट रोज़ के टाइम अगर रोज़ की हम बात करें तो रोज़ तो ऐसे नहीं करेगा ना कोई, कहाँ ठीक है रोज़ के 100 रुपये हो रहे हैं बर्बाद, तो होने तो नो, एवरीबडी वांट्स कि वो छोटे से छोटा जो खर्चा है उसको भी कवर अप कर ले, उससे भी उसका जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट आए और वो खर्चा उसका क्या है कवर अप हो जाए, ठीक है। यही जो है कंपोनेंट्स जो हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं 10 के 10 जो कंपोनेंट्स हैं ना, इसका पैसा इंक्लूड होता है पैकेज टूर में, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे आते हैं। टूर ऑपरेटर्स इनकर द कॉस्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द बैंक्स ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल टू रन द बिजनेस, ठीक है। इसमें क्या समझाना, डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, टूर ऑपरेटर्स इनकर डिप्रिसिएशन कॉस्ट इन द लॉन्ग रन ड्यू टू ऑब्सोलेट नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ओके, सो हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, यहाँ पे हम व्हीकल्स की भी बात कर सकते हैं, ये क्या है, ये हर साल जो है डेप्रिशिएट होती हैं, यानी हर साल जो है ये इनमें थोड़ी थोड़ी ये ख़राब होने लग जाती हैं, ठीक है। तो जब कोई चीज़ धीरे धीरे ख़राब होती जाएगी तो इवेंचुअली क्या है आपको वो लॉस होगा। कोई मशीन है, ठीक है, वो फर्स्ट अगर मशीन है उसकी जो उम्र है वो 10 साल की है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर पे वो बिल्कुल अच्छे से रहेगी, सेकंड ईयर में भी वो अच्छे से रहेगी, थर्ड ईयर में हो सकता है थोड़ी कम हो, 4 में कम हो, 4 चलो 5 तक ये बढ़िया चल रही है, ठीक है, 5 तक इसको बढ़िया चलाते हैं। 5 के बाद जो है ना कम होने लगती है, 6 में और 6th ईयर में और कम हो जाती है, 7 ईयर में और आते आते 10th ईयर में ये बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। बस यही जो है ना, यही जो ख़राब होना है इसको हम डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स बोलते हैं। यानी जो धीरे धीरे ख़राब हो रहे हैं ना, जो सॉफ्टवेयर ख़राब हो रहे हैं, हार्डवेयर ख़राब हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है ख़राब हो रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी डेप्रिसिएशन होती है। और जो टूर ऑपरेटर्स हैं, अब हर किसी को जब काम आप करते हो तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चाहिए ही होते हैं। तो क्या है, इनको जो है डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट है, यानी हर साल जो घट रहा है उसकी कॉस्ट इनको झेलनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आप फ़ोन का भी एग्जांपल ले सकते हो। आप जब नया फ़ोन ख़रीदते हो तो एकदम बढ़िया रहता है, बट 5-6 साल बाद वो जो फ़ोन है ना वो एकदम खटारा हो जाता है और उसको फेंकने का मन करता है। तो ये क्या है, ये फ़ोन आपका जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। मिसलेनियस कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये जो कॉस्ट है यही है ना, हाँ, दिस कॉस्ट इंक्लूड्स porterage charges at airports, railway station, tips at hotels or airports और entrances, insurance, premiums, gifts and welcome dinners। तो ये क्या है, ये सारे ही, ये जितने भी हमने इसमें नीचे पढ़े हैं ये सारे आपके मिसलेनियस कॉस्ट में डाले जाते हैं, जो कि हमने पढ़ा था ना 1% जो होता है वो यही होता है, ठीक है। अब हम आते हैं प्राइसिंग पैकेज टूर। बहुत छोटा सा ये टॉपिक है मेरे ख्याल से, एक ही पैराग्राफ था ना, हाँ एक ही पैराग्राफ है। So tour operators take a lot of precautions for giving a rise to package tour. For giving a rise, for giving a price. ठीक है, पैकेज टूर पे जब प्राइस देने की बारी आती है ना तो काफ़ी ध्यान रखना होता है, प्रिकॉशंस लेना होता है किसको, टूर ऑपरेटर्स को, ठीक है। द प्राइसिंग ऑफ अ पैकेज डिपेंड्स ऑन द पोजीशनिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जो प्राइस है ना वो आपका जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से दिया जाता है। वो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसी है, उसकी पोजीशनिंग कैसी है, उसके हिसाब से जो है प्राइस दिया जाता है। आफ्टर एग्जामिनिंग द ट्रेंड्स, टूर ऑपरेटर्स एट देयर मार्जिन्स एंड कॉस्ट ऑफ पैकेज
द प्राइस ऑफ अ पैकेज इज लेबल्ड आफ्टर एस्टिमेटिंग द ऑपरेशनल कॉस्ट एंड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ट्रेंड को देखने के बाद जो टूर ऑपरेटर है अपने मार्जिन पे पैकेज को डिसाइड करते हैं, कॉस्ट जो है पैकेज के डिसाइड करते हैं। तो पैकेज पे जो प्राइस जो है वो लेबल किया जाता है। कब, कैसे लेबल किया जाता है, कब लेबल किया जाता है? जब आप ऑपरेशनल कॉस्ट जो है और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है देख लेते हैं, उसके बाद जो है प्राइस डिसाइड होता है। यानी इसको पूरा इरेज करो, मैं बताती हूँ क्या है ये। इनने इतनी बढ़िया लैंग्वेज में लिखा है, सिंपल सा कहना चाह रहे हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पे क्या स्टेप हुआ है? सबसे पहले स्टेप हुआ है ट्रेंड्स को देखा टूर ऑपरेटर्स ने। ठीक है, फिर टूर ऑपरेटर्स ने क्या किया? अपने मार्जिन्स को देखा। ठीक है, मार्जिन्स को देख लिया, फिर इनने क्या करा? अपनी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको डिसाइड करा। ठीक है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट को देखा, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट को देखा। जब इन चारों चीज़ों को देख लिया तो जो है प्राइस जो है पैकेज पे वो लेबल कर दिया। ठीक है, इन चारों को देखने के बाद जो प्राइस है उसको क्या है? लगा दिया, सिंपल सा। ठीक है, इसको मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ, देख लेना। ट्रेंड्स को देखने के बाद, मार्जिन को देखने के बाद, ऑपरेशनल कॉस्ट को देखने के बाद, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट को देखने के बाद क्या हुआ? आपका जो प्राइस है वो लग गया कहाँ पे? पैकेज टूर में आपका जो प्राइस है वो लेबल हो गया। ठीक है, इट इज़ एब्सोल्युटली द फ्रीडम ऑफ टूर ऑपरेटर्स टू प्राइस द पैकेज। यानी पूरी तरीके जो टूर ऑपरेटर्स है ना, उनके पास पूरी खुली आज़ादी होती है, वो अपने हिसाब से जो प्राइस लगाना हो पैकेज का वो लगा देते हैं। ठीक है, सम ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट इंक्लूड्स मार्कअप, नेट रेट एंड ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत तो नहीं बट इम्पॉर्टेंट है। कॉस्ट का जो एसेंशियल एलिमेंट है, यानी कॉस्ट में क्या और इंक्लूड हो जाता है? मार्कअप इंक्लूड हो जाता है, नेट रेट इंक्लूड हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, अब मार्कअप क्या है? मार्कअप इज द एक्स्ट्रा अमाउंट विच द कंपनी कैन मेंटेन ऑन ईच सेल। ठीक है, ये जो है मार्कअप मैं समझा चुकी हूँ, बट मैं फिर से ये समझाती हूँ क्या होता है ये मार्कअप। डू वी हैव खाली शीट? यस वी डू। चलो, मार्कअप क्या है? हमने डिसाइड किया, टूर ऑपरेटर है। ठीक है, टूर ऑपरेटर ने अपना सारे जो कंपोनेंट्स हैं ए बी सी डी, इनने 4 कंपोनेंट्स लाए। 4 कंपोनेंट्स जब ले आया ये, इसने एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, उसको असेंबल करके प्रोडक्ट बना आपका ई। ठीक है, इस प्रोडक्ट को जब हमने असेंबल कर लिया, प्राइस इसमें हमने डिसाइड करा 5,000। ठीक है, 5,000 का ये हमने डिसाइड किया है कि 5,000 का हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो हम 5,000 में बेचेंगे। अब पर 5,000 में जब बेचेंगे तो क्या है, कुछ खास जो है प्रॉफिट दिख नहीं रहा है मार्केट में। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा मार्कअप प्राइस आएगा। फिर टूर ऑपरेटर सोचेंगे कि हमें अपना प्रॉफिट करने के लिए हम क्या करें। इस 5,000 में क्या करते हैं? 5,000 और ऐड कर देते हैं। ठीक है, वी विल ऐड मोर 5,000, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? मेन जो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलो, जो हमारा मेन प्रॉफिट है वो हमारा 10,000 हो जाएगा। तो ये जो 5,000 हुआ ना, ये म्यार का प्राइस हुआ। ओरिजिनल प्राइस क्या है? ओरिजिनल प्राइस हमारा ये है, 5,000 ओरिजिनल प्राइस है, बट हमने जो एडिशन 5,000 किया है, ठीक है, वो हो जाता है हमारा मार्कअप प्राइस। ठीक है, क्लियर हो गया हो तो फटाफट से एक लाइक दे दें, मेरे को बहुत मेहनत लगती है ना पढ़ाने में। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट इज द रेट एट विच अ सप्लायर कोट्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट इट डिलीवर्स। द कमीशन कॉन्स्टिट्यूट्स अ मेजर शेयर ऑफ अर्निंग्स इन टूर ऑपरेशन। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट हुआ आपका एक ऐसा रेट जिसपे, ग्रॉस प्रॉफिट इज़ अ रेट जिसपे जो सप्लायर है वो अपने प्रोडक्ट को कोट करता है, उसको बेचता है उस प्राइस पे, सर्विसेज को उस प्राइस पे बेचता है, और वो जो सर्विसेज हैं वो आप पे पहुंच जाती हैं। द कमीशन, अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं ना।
तो जो कमीशन है ना, ये एक मेजर शेयर ऑफ अर्निंग्स है टूर ऑपरेशंस के लिए, टूर ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है, कमीशंस कौन देते हैं? आपकी अकोमोडेशन दे सकती है कमीशन, एयरलाइंस जो है कमीशन देती थी। तो ऐसे करके जो है ये हमारे टूर ऑपरेशन जो है अपनी क्या है, प्रॉफिट गेन करते हैं। अब हम आ गए हमारे लास्ट टॉपिक पे। लंबा टॉपिक है ये, इतना भी नहीं है बट है, ठीक है, 2 पेजेस का टॉपिक है ये, लेकर चलो। तो 2 पेजेस का क्या छोटा मान लेते हैं। पेज नंबर 60 और 61 पे सब आ जाएंगे। ठीक है, 60 पे आ जाइए सबसे पहले। तो 60 क्या बोल रहे हैं? 60 बोल रहे हैं भाई हमारा जो प्राइस है, डिसाइडिंग प्राइस ऑफ टूरिज्म बिजनेस इज स्ट्रॉन्ग मिक्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। क्या क्या हम बोल सकते हैं कि हमारा जो टूरिज्म बिजनेस है ना, टूरिज्म बिजनेस है, यानी अगर मैं बोलूँ प्राइस जो है, अगर प्राइस कॉस्ट हो गई है ना, कॉस्ट जो है इसको हम बोल सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लस फाइनेंशियल एनालिसिस। कह सकते हैं ना, जब हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और फाइनेंशियल एनालिसिस को ऐड कर देंगे, मिक्सचर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइस जो है टूरिज्म बिजनेस का वो हमें पता चल जाएगा। वेरी इजी पीजी। ठीक है, tourism products are rarely identical, often because of the location but also because of the people and components that make up the experience provided to a traveler। तो जो टूरिज्म प्रोडक्ट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी कम आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि लोकेशन हो गई, लोग हो गए वहाँ के, कंपोनेंट्स जो हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक्सपीरियंस बनाती हैं किसी भी ट्रैवलर का। तो इसकी वजह से ये क्या है, ये आइडेंटिकल नहीं है। ओके, इट can be incredibly diverse and pricing strategies can evolve as a tourism business develops its brand and market share। देखो, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, हमें ये तो पता ही है ना, टूरिज़्म तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, इतनी सारे इसमें सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स के सब सेक्टर्स हैं, तो बहुत बड़ा है टूरिज़्म। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज जो है ना, ये इवॉल्व हो सकती हैं। कैसे इवॉल्व हो सकती हैं? छोटा जो हमारा, अगर एक छोटा हमारा क्या है, टूर बिजनेस है, अगर छोटा टूर बिजनेस है तो वो थोड़ा कम पैसे का 5,000 का अपना पैकेज बना लेगा ना। कोई अगर बहुत ही बड़ा पैकेज है, ठीक है, ये ऐसे ही समझ लें, बहुत बड़ा टूर ऑपरेटर, तो इसके क्या है, अपनी खुद की पहचान है, इसका अपना ब्रांड है, तो मार्केट शेयर में भी इसका थोड़ा दबदबा है। तो ये क्या है, ये 20,000 का बना देगा अपना प्रोडक्ट, है ना। तो ये क्या है, ये बस सिंपल सा बता रहा है कि जो टूर बिजनेस है वो धीरे धीरे इवॉल्व कर सकता है, छोटे से जब बड़ा होता जाए, जहाँ छोटा है बड़ा 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 बड़ा। तो जो ये सबसे बड़ी कंपनी है, ये सबसे ज़्यादा आपका 20,000 या जितने भी उनका प्राइस है उसके हिसाब से ये प्राइसिंग कर सकते हैं कंपेयर टू अ छोटी मोटी कंपनी। ठीक है, even star rating for accommodation only given general guide for travelers on what price of them will be। ठीक है, there are not a set क्राइटेरिया, मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है इस बात का। यानी अकोमोडेशन में हमें देखते हैं ना कि 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, क्या स्टार है। तो ये क्या है, ये जो है प्राइसिंग में इतना इफेक्ट नहीं डालता है, ये बस एक जनरल गाइड होता है ट्रैवलर्स के लिए। और ट्रैवलर्स इस गाइड को, इस स्टार रेटिंग जो है इसको देख के समझ लेते हैं कि जो प्राइसिंग है उस होटल की, उस अकोमोडेशन की, वो कैसी हो सकती है या होगी। अब देखो, 3 ट्रेडिशनल टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। 3 ट्रेडिशनल टाइप जो है आपके, वो है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग और कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग। तो यहाँ पे ये लिख लो, यहाँ पे ना ये लिख लो, ये मैं इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे ये भूलना मत। दिस इज ट्रेडिशनल
ठीक है, डू नॉट फॉरगेट, ये हम 3 ट्रेडिशनल प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं। और फिर जो बाकी जो है ना, ये तीनों जो हम इस स्लाइड में है ये ट्रेडिशनल है, बाकी जो हम दूसरी करेंगे वो ट्रेडिशनल में नहीं काउंट होती है। ठीक है, तो 3 क्या है, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग है एंड कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग है। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है? दिस टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज यूज्ड टू मेक ओवर द कॉस्ट इन ऑर्डर टू रीच एट अ ब्रेक इवन पॉइंट। तो यानी ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है ना, ये बनाई जाती है, ऐसी कॉस्ट रखी जाती है जिससे आप जो है ना ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाओ। यानी जो हमने ब्रेक इवन एनालिसिस किया था ना, वही यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। यानी हमें कितना बेचना है, कितनी यूनिट्स हम बेचेंगे जिससे हमें ना प्रॉफिट हो ना हमारा लॉस हो। तो अगर 250 यूनिट्स था ना हमारा, अगर 250 यूनिट से हमने ज़्यादा अगर हमने सेल कर दिया तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, 250 यूनिट से कम कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो वहाँ वही जो चीज़ है ना, ब्रेक इवन एनालिसिस कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में यूज होती है। तो इट कैलकुलेट्स द एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सर्विसेज इन अ पैकेज टूर एंड इट एड्स अप अ मार्कअप ओवर एंड अबव the average cost to own profit. This is a very common and typical pricing strategy. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ना कैसे यूज़ होती है। तो एवरेज कॉस्ट जो है वो हम निकाल लेते हैं, उस पर क्या है, मार्कअप जो प्राइस है वो ऐड करते हैं और फिर जो है उसको बेच देते हैं, जिससे जो है हमारा प्रॉफिट जो है वो हमें मिलता है। ये बड़ी कॉमन है, ज़्यादातर लोग जो है इसी को कॉस्ट बेस्ड जो प्राइसिंग है इसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, for example, Thomas Cook and the Oberoi Hotel were known for adopting the cost-based pricing strategies as there were no competitors to them, but now they have moved to the other pricing strategies like competition and consumer-based pricing. तो यानी अगर हम थोड़े टाइम पहले की बात करें ना, तो जो थॉमस कुक थे हमारे और द ओबरॉय जो होटल है, ये जो है ये हमारे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग यूज़ करते थे। बट क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, पहले के टाइम पे तो इनका क्या था, इनका कोई कॉम्पिटिटर्स थे ही नहीं, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा ना तो इन्होंने इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटिटर्स आने लगे, जिससे इनने जो अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ी चेंज करने लगी। अब जो ये है ना, ये दोनों ही जो है ये अब कॉम्पिटिशन बेस्ड या कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग को अपना लिया है और ज़्यादातर ये लोग यूज़ करते हैं। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग पे आते हैं। दिस प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज takes tabs of the prices of its competitors in order to take the price of its own product. यानी कंपटीशन से याद रखना है, अगर ए, बी और सी 3 आपके होटल्स हैं तो ये क्या है, तीनों ही आपस में एक दूसरे को देखेंगे कि भाई इसने कितनी प्राइसिंग रखी है, इसने कितनी प्राइसिंग रखी है, उस हिसाब से मैं रखूँगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने अपनी प्राइसिंग रखी है 5,000 की, ठीक है, 5,000 की रखी है, तो बी देखेगा किसने 5,000 की रखी है तो मैं भी इसी के अराउंड रखूँगा। ठीक है, अब सी ने क्या किया, सी ने 10,000 की रखी थी, ठीक है, बी ने क्या करा, बी ने 4,000 की रख ली। अब जो ज़्यादा बहुत अमीर लोग हैं वो सी के पास जाएंगे, है ना, बहुत सारे लोग जो हैं वो सी के पास जा सकते हैं, बट ऐसे बहुत लोग होंगे जो ये कहेंगे कि भाई नहीं, ये दोनों ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो ज़्यादातर भीड़ जो है वो बी पे भी इकट्ठा हो सकती है ना। तो अब जो है सी को क्या करना पड़ेगा, सी को, क्योंकि यहाँ पे कोई ना जाए या बिल्कुल ना के बराबर लोग जाए, इसको अपनी प्राइसिंग कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों के बीच में कंपटीशन होना है, तीनों को अपने हिसाब से देख के चलना है कि इसका प्रॉफिट ना हो, मेरा प्रॉफिट हो। समझ आ रही है बात? चलो, प्राइस मे बी सेट एट द सेम प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर और इट मे बी अ लिटिल अबव और बिलो द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर। वही बात हो रही है, ए ने बी को देखा, बी ने सी को देखा, सी ने, आपस में ये लोग देख रहे हैं। अब अगर बी का 5,000 है तो या तो ए कम करेगा थोड़ा, या तो सी थोड़ा सा बढ़ा देगा, यानी देख लो ज़्यादा 19-20 का फ़र्क ही होता है इनमें। ठीक है, यही बताना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, कंपटीशन के हिसाब से क्या है, ये प्राइसेस रख देते हैं। अब या तो ये सी क्या करेगा, 6,000 ना रख के और थोड़ा कम कर देगा, या इतना ही एवरेज रखेगा, ताकि लोग जो है कंफ्यूज हो जाएं कि चूज़ क्या करें। ठीक है, देयर इज़ अ मार्जिनल डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ आउटबाउंड पैकेजेस ऑफ टूर ऑफ SOTC एंड कॉक्स एंड किंग्स। ठीक है, तो मार्जिनल डिफरेंस मतलब बिल्कुल 19-20 का डिफरेंस है किसके बीच में, आउटबाउंड पैकेजेस जो है ना, जो
SOTC जो आउटबाउंड पैकेजेस बनाता है और कॉक्स एंड किंग जो बनाता है, उसके बीच में बस 19-20 का फ़र्क है, ठीक है। अब कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग पे आता है। कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है? कंज्यूमर बेस्ड प्राइसिंग, दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्राइसिंग दैट इज प्राइमरीली सेट टू टारगेट कस्टमर्स बाय टेकिंग द अफोर्डेबिलिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ परचेज इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये जो प्राइसिंग है ना, ये कंज्यूमर्स को देख के बनाई जाती है, को देखते हैं कि ये जो है इनको जैसी प्राइसिंग चाहिए उसके हिसाब से हम प्राइसिंग रखने वाले हैं। Gone are the days it was the producer dominated market, now it is the consumer driven and led market, ठीक है। अब चले गए हैं भाई दिन जब प्रोड्यूसर रूल करते थे मार्केट को, अब जो है ना कंज्यूमर रूल करता है। कंज्यूमर के हिसाब से होना चाहिए सब, अगर कंज्यूमर के हिसाब से नहीं होगा तो आपको कोई कंज्यूमर पूछेगा ही नहीं, ठीक है। द इनबाउंड, डोमेस्टिक एंड आउटबाउंड टूर ऑपरेटर डिजाइन द पैकेज टू टेक सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ कस्टमर्स, यानी इनबाउंड डोमेस्टिक टूर हो गए, आउटबाउंड टूर हो गए, ये जो टूर है, ये जो कस्टमर है उनका जो बैकग्राउंड है, यानी वो क्या पसंद करते हैं, उनका बजट कितना है, उनका क्या वो चीज़ें अपने इंटरेस्ट डलवाना चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उसके हिसाब से अब पैकेज बनते हैं और उसी के हिसाब से प्राइसिंग होती है। यहाँ पे हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? हम फिट जो है ना, क्योंकि ये खुद ज़्यादातर बनाते हैं, यहाँ पे हम फिट भी, जो फिट लोग हैं, फ्री इंडिपेंडेंट जो ट्रैवलर है बेटा, वो जो है इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में हमारे थोड़े अब और यही हैं, वैसे 5 ही हैं। चलो क्या है, याद रखना है स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट पढ़ा है ना वो ट्रेडिशनल है, और ये जो है ये हमारे टूर ऑपरेशन बिजनेस में जो यूज़ होती हैं वो हैं। ठीक है, 60 पेज पे लास्ट लाइन जब आप पढ़ोगे तो अभी आपको यही लिखा मिलेगा, तो मैं पढ़ के बता देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन टिपिकल एंड एज ओल्ड pricing strategies, the following are the pricing strategies used in the tour operation business, यानी कह सकते हैं ये जो नई तरीके की अभाई है ना हमारी स्ट्रैटेजीज, वो इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो रैक रेट प्राइसिंग क्या होती है? इट इज़ फुल रेट बिफोर डिस्काउंट्स आर गिवन, ठीक है। इसमें क्या है, ओरिजिनल प्राइस था मेरा, ओरिजिनल प्राइस अगर मेरा 1000 था तो क्या हो रहा है, अब इसमें अगर मैं डिस्काउंट दूं तो मैं क्या कर सकती हूँ, बहुत जगहों पे ऐसा लिखा होता है, सॉरी ये नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे 1200 का दिखाएंगे कि 1200 ओरिजिनली प्राइस जो था वो 1200 था, अब इसको क्रॉस करके 1000 हुआ है, जब इन रियलिटी हमारा जो प्राइस था वो 1000 ही था, बट हमने लोगों को ऐसे ये क्या है मैनिपुलेट करने के लिए कि वो हमारा प्राइस जो हमारा प्रोडक्ट है उसको ख़रीदें, इसलिए हमने ऐसा दिखाया। बहुत जगहों पे ऐसा होता है, बहुत कंपनियां ऐसा करती हैं, मार्केट में आप जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत जगहों पे ऐसा लिखा होता है 1500 जो है उसको क्रॉस करके ओरिजिनल प्राइस होता है ना, ऊपर लिख देते हैं सेल, उसको क्रॉस ये जो है 1500 को क्रॉस कर दिया गया है और उसमें जो है 1000 लिख देते हैं। तो ये आपको समझना है, ये जो है ये ओरिजिनल प्राइस ही होगा इनका, ये बस आपको क्या है मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आप उस चीज़ को ये सोचो कि सेल है भाई, देखो 500 रुपये कम कर दिया है, बट इन रियलिटी कुछ कम नहीं किया होता है, इन्हें ओरिजिनल प्राइस पे ये बेचते हैं, ठीक है। ये तो चलो टॉपिक से हट के बात हो गई, बट ये मैं सिंपली यही बता रही थी, ठीक है। तो क्या है, फुल रेट है डिस्काउंट देने से पहले। इट इज़ जनरली, अरे चल क्यों नहीं रहा है, इट इज़ जनरली प्रिंटेड इन द टूर ब्रोशर्स फॉर द फोर्थ कमिंग सीजन। तो ये ब्रोशर्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, आगे वाला सीज़न जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है। सीजनल प्राइसिंग पे बात करते हैं। वाइड मिक्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ पैकेज टूर इज सेट टू केटर लो हाई shoulder season as tourism is largely driven by season। तो सीजनल प्राइसिंग है, बहुत टाइम अगर आप ध्यान से फोकस करके देखोगे तो जो है ना पीक जो सीज़न होते हैं पहाड़ों के वो हो जाते हैं नवंबर दिसंबर, बहुत लोग स्नो देखने जाते हैं पहाड़ों में, बट इसका जो है सबसे ज़्यादा लीन सीज़न क्या हो जाता है हमारा, जुलाई अगस्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लैंड स्लाइड्स होते हैं तो ज़्यादातर टूरिस्ट जाते नहीं है इस टाइम पे। तो क्या है हमारा जो टूरिज़्म जो हमारा टूरिज़्म है ना, ये सीज़न से बड़ा इफ़ेक्ट करता है, बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है सीज़न का, और जो प्राइस है ना वो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो प्राइस भी बढ़ेगा, और जो लीन सीज़न है यानी जब लोग नहीं जा रहे तो प्राइस कम हो जाता है, ये भी यही है,
ठीक है। लास्ट मिनट प्राइसिंग क्या है? इट इज़ अ कॉमन मेथड ऑफ गिविंग डिस्काउंट फ्रॉम डेली कोटेड प्राइसेस इन ऑर्डर टू क्लोज बुकिंग्स। यानी आपने बहुत बार देखा होगा, ओनली वन लेफ्ट, ठीक है, ओनली वन इन स्टॉक, ओनली वन लेफ्ट, ओनली टाइम दे देते हैं, काउंटडाउन होता है, इस टाइम के बाद आपको नहीं मिलेगा। तो ये करने के जो ये है ना, ये लास्ट मिनट प्राइसिंग होती है। और भले ही इनके पास 50 हो, ठीक है, बट लोगों को तो लगेगा ना कि भाई देखो अभी एक ही बचा है, तो फटाफट से अगर मैं जाके खरीद लूँगा तो क्या है, मेरा फिक्स हो जाएगा, फिर तो क्या पता ख़त्म हो जाए, है ना। दिस इज ऑल्सो अ मैनिपुलेशन टेक्निक, सेल मार्केटिंग टेक्निक है ये बेसिकली ना। It is to put in the flash item in the website for last minute booking. In a group travel, tour operator offers some additional service or discount in the price to get minimum booking to operate the tours. बहुत बार आपने ये भी देखा होगा, अगर आप 2 दिन के अंदर बुक कर लेते हो तो आपको सीधे 70% का डिस्काउंट मिलेगा, है ना। ये भी हो जाता है। फिर ये प्राइस दिखा देते हैं, अगर मेन पर आपका प्राइस है फॉर एग्जांपल 5,000, तो 5,000 में अगर आप 70% डिस्काउंट मिल रहा है तो लोग तो बड़े खुश हो जाते हैं कि वाह यार 70% डिस्काउंट मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है, ये भी लास्ट मिनट प्राइसिंग में आ जाता है, लोग फटाफट से जाके जो है बुक कर लेते हैं, ठीक है। Per person pricing. This type of pricing is set per person or for each category service. यानी पर पर्सन के हिसाब से होता है, या जो कैटेगरी है, हर एक इंसान की जो कैटेगरी है, हर एक इंसान की नहीं, एक कैटेगरी हो जाती है। ये लोग है, जैसे अडल्ट की कैटेगरी है, क्या चिल्ड्रन की कैटेगरी है, वुमेन की कैटेगरी है, ऐसे कैटेगरी पे ये प्राइसिंग अरेंज कराते हैं। इट कैन बी पर अडल्ट और अ चाइल्ड और एडिशनल पर्सन, ठीक है। इट कैन बी अ टैक्सी एट द डिस्पोजल ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। पर यूनिट प्राइसिंग की बात करते हैं। पर यूनिट प्राइसिंग क्या है? पर यूनिट प्राइसिंग इट इज अ सेट ऑफ प्राइसिंग फॉर 1 यूनिट ऑफ पैकेज। इट में इंक्लूड हस्बैंड एंड वाइफ विद चिल्ड्रन कॉस्ट फ्री। यानी क्या है, अगर ये जो है ना, ये बोल रहे हैं कि आप हस्बैंड, अगर पूरी फैमिली जा रही है तो हस्बैंड वाइफ का सिर्फ पैसा लगेगा, जो चिल्ड्रन है उनका हम पैसा नहीं लेंगे। तो दिस इज पर यूनिट प्राइसिंग। The package includes room transfer and sightseeing cost. तो जो ये पैकेज है इसमें रूम ट्रांसफ़र है, साइट सीइंग कॉस्ट ये इंक्लूडेड रहती है। द रूम रेट जनरली इंक्लूड्स ब्रेकफास्ट एज पर यूरोपियन प्लान। तो ये इसमें जो है ना, पर यूनिट प्राइसिंग जो है, इस पर यूरोपियन प्लान के हिसाब से ब्रेकफास्ट दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है ये बेटा हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दिस चैप्टर इज कंप्लीट, ठीक है। कुछ भी ऐसा जो है आपको नहीं समझ आया हो या डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है। अगर समझ आया हो तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। कंजूसी मत किया करो, ये लाइक और कमेंट करने में भर भर के किया करो, ठीक है। सो अब हमारा ये चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये। अब हमारा चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 बन रहा है। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था, चैप्टर 7 जो है काफ़ी लंबा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारा इसमें फुल फॉर्म्स हैं, बहुत डिटेल में इनने सारा चीज़ें बता रखी, तो इसमें जो है टाइम लगेगा। इसीलिए ये जो चैप्टर है ये मैं आपके 2 पार्ट्स में बनाऊँगी। 1 शॉट में जो है मेरा 2 घंटे 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ा पाऊँगी। भले ही आप पढ़ सकते हो, मैं समझ सकती हूँ, बच्चे तो पढ़ ही लेते हैं, बट मैं नहीं पाऊँगी। इसीलिए 2 पार्ट्स में ये इस चैप्टर को मैं डिवाइड करके आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी ये, ठीक है। एंड इन द एंड जो आपका चैप्टर 8 है वो बचेगा। चैप्टर 8 इज़ वेरी स्मॉल और बड़ा इजी सा चैप्टर है, तो चैप्टर 8 भी हमारा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जो टाइम लेगा वो चैप्टर 7 है। तो चैप्टर 7 में मैं आपके क्या है 2 पार्ट बनाने वाली हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये जो सारी चीज़ें समझ आई है, मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ आता है। तो आप जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बहुत मैंडेटरी है। शेयर करिए फटाफट से, जिससे शेयर करोगे तो क्या है, मैं जो नए टॉपिक्स हैं, जो मैंने नया आप लोगों के लिए सोचा है, वो भी मैं फटाफट से लेके आऊँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।